नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड परीक्षा वाणी रिवीजन सीरीज़। इस सीरीज़ में हम पूरी परीक्षा वाणी को वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। अभी तक हम इस सीरीज़ में 12 पार्ट्स में 600 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। आज हमारा ये इस सीरीज़ का 13वां भाग हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के जो प्रीवियस पार्ट हैं उनको नहीं देखा तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो को वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने लास्ट पार्ट में छोड़ा था। और इस पूरी सीरीज़ के बाद आपकी परीक्षा वाणी से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर वन लाइनर फॉर्मेट में मिल जाएंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। चिपको आंदोलनकारी महिलाओं के द्वारा यह नारा किस वर्ष दिया गया था। दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, ये नारा किस आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन से। किस वर्ष ये नारा दिया गया, तो 1977 में यह नारा दिया गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया। तो ये नारा बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह नारा सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा दिया गया। ये भी चिपको आंदोलन के दौरान ही दिया गया। नेक्स्ट है हमारा, चंडी प्रसाद भट्ट को किस वर्ष रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था। देखिए, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, फिलीपींस की सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। उत्तराखंड से 2 व्यक्तियों को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है, यानी कि एशिया का नोबेल प्राइज किसको मिला सबसे पहले मिला उत्तराखंड से चंडी प्रसाद भट्ट को। ठीक है, ये पहले उत्तराखंडी थे जिन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। यह इन्हें 1982 में मिला, आपको याद रखना है। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति कौन है जिन्हें रैमन मैग्सेसे मिला है उत्तराखंड से, उनका नाम है दीप जोशी। ठीक है, इनको 2009 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। ये तो हमने बात करी अवार्ड्स की। ठीक है, किन किन को मिला है हमने देखा। अब आपको चंडी प्रसाद भट्ट से 2-3 बातें हैं, उनको याद रखना है। पहला, इनका संबंध चमोली जनपद से है। इनको पुरस्कार 1982 में मिला। इसके अलावा चंडी प्रसाद भट्ट ने 1964 में एक संगठन का गठन किया था। ठीक है, उसका नाम था दसौली ग्राम स्वराज संघ। पूछा जाता है, दसौली ग्राम स्वराज संघ का स्थापना किसने करी। चंडी प्रसाद भट्ट ने 1964 में। ठीक है, और जब चिपको आंदोलन चल रहा था उस दौरान इन्होंने एक और संस्था का गठन किया, डालियों का दगड़िया। ठीक है, तो डालियों का दगड़िया, इस संस्था का गठन भी इन्होंने किया। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, बांज का जंगल काटे जाने के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था। देखिए, बांज वृक्ष के कटान के विरुद्ध आंदोलन चला चमोली में, वो था डूंगी पैंतोली आंदोलन। क्वेश्चन बनता है, डूंगी पैंतोली आंदोलन कहां चला, आपका चमोली में चला। किस वृक्ष के कटान के विरुद्ध चला, तो आपको याद रखना है बांज वृक्ष, जिसे उत्तराखंड का वरदान कहते हैं, उत्तराखंड का हरा सोना कहते हैं। इस वृक्ष को काटने के विरुद्ध यह आंदोलन चला था। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा, पानी राखो आंदोलन किस गांव में शुरू हुआ था। पानी राखो आंदोलन की बात करें तो यह आंदोलन आपके उफरेखाल गांव पौड़ी गढ़वाल से शुरू हुआ था। ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत किसने करी, यानी कि इस आंदोलन के सूत्रधार कौन थे, उनका नाम पूछा जाता है सच्चिदानंद भारती। ठीक है, तो आपको सीधा क्वेश्चन बनेगा, उत्तराखंड में पानी राखो आंदोलन किसने चलाया, कहां चलाया। तो ये चलाया सच्चिदानंद भारती ने। कहां पर, पौड़ी के उफरेखाल गांव में। ठीक है, क्योंकि यह आंदोलन पानी से संबंधित है तो सच्चिदानंद भारती को वाटरमैन ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। अगर कभी ऐसा प्रश्न बने किसको कहते हैं, तो आप सच्चिदानंद भारती को टिक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज आपको याद रखनी है, सच्चिदानंद भारती के द्वारा एक संस्थान भी गठित की गई जिसका नाम था दूधातोली लोक विकास संस्थान। आपको पूछेगा किसने स्थापित करी, सच्चिदानंद भारती ने, जो पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार थे। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा, टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में रक्षा सूत्र आंदोलन कब शुरू हुआ था।
दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला, जो रक्षा सूत्र आंदोलन है ये कहां चला, तो ये टिहरी गढ़वाल के भिलंगना क्षेत्र में चला, ठीक है। और कब चला, 1994 में चला। और यह आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, ये भी पूछा जाता है। तो सुरेश भाई के द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया। तो रक्षा सूत्र आंदोलन 1994, भिलंगना क्षेत्र, टिहरी, सुरेश भाई, ये आपको याद रखना है। एक नारा रक्षा सूत्र आंदोलन से जुड़ा है जो आपको याद रखना है, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। नारा था कि ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे। ये नारा किस आंदोलन का है, तो रक्षा सूत्र आंदोलन का है, ठीक है। काफी लंबा नारा है लेकिन आपको शुरुआत की 2 लाइनें ही एग्जाम में मिलेंगी ज्यादातर। चलिए नेक्स्ट है हमारा, झपटो छीनो आंदोलन कब हुआ था। देखिए, झपटो छीनो आंदोलन ये 1998 में हुआ था, ठीक है। जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है उसके प्रबंधन को जो ग्रामीण है उनको देने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। इसके तहत हुआ क्या, 21 जून 1998 को जो ग्रामीण थे उन्होंने धरना प्रदर्शन करने शुरू करे और 15 जुलाई 1998 को जितने भी ग्रामीण थे वो अपने अपने जानवरों के साथ नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में घुस गए थे, ठीक है। तो इसीलिए इस आंदोलन को क्या कहा गया, झपटो छीनो आंदोलन। आपको याद रखना है किस पार्क को लेकर हुआ, नंदा देवी नेशनल पार्क को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, मैती आंदोलन के जनक कौन थे। देखिए, मैती आंदोलन के जनक, मैती आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, कल्याण सिंह रावत, जिनको हम उपनाम कहते हैं मैती, ठीक है। कल्याण सिंह रावत मैती। कई बार प्रश्न बन सकता है कि मैती किसका उपनाम है, तो यह है कल्याण सिंह रावत का। ऐसा ही एक प्रश्न पहले भी बना था कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था इनमें से किस व्यक्ति का उपनाम आजाद है, ठीक है। तो श्रीधर किमोटी आजाद उनका पूरा उपनाम है वो, तो वहां पे वो क्वेश्चन बना था। ऐसे ही उपनाम पे प्रश्न बन सकता है, मैती किसका उपनाम है, कल्याण सिंह रावत का। इन्होंने चमोली के जो ग्वालदम इंटर कॉलेज है वहां से इस आंदोलन की शुरुआत करी थी। अगर बात की जाए कब करी, तो आपको 1995 याद रखना है, ठीक है। कहीं पर 1996 भी आपको मिलता है। एग्जाम में अगर आपको दोनों मिलते हैं तो आपको 95 पे टिक करना है, अदरवाइज दोनों में से जो मिले आपको उस पर टिक करना है। यह क्वेश्चन एक बार आयोग पहले भी पूछ चुका है, उस वक्त आयोग ने 95 को सही माना था, ठीक है। चलिए, कहां से चला, चमोली के ग्वालदम इंटर कॉलेज से। अब आपको कल्याण सिंह रावत से एक और प्रश्न याद रखना है और उसका वर्ष भी आपको याद करना है। देखिए, कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन से पहले 1974 में एक और संस्था यहां पे गठित किया जिसका नाम था हिमालय वन्यजीव संस्थान, ठीक है। तो हिमालयन वन्यजीव संस्थान ये 1974 में बनी और इसको कल्याण सिंह रावत ने ही बनाया था, ठीक है। इसके अलावा वर्ष 2000 में जो नौटी है चमोली के अंदर, वहां पर नंदा देवी स्मृति वन की स्थापना भी कल्याण सिंह रावत के द्वारा की गई। प्रश्न बनेगा, चमोली के नौटी में जो नंदा देवी स्मृति वन है कब स्थापित हुआ, 2000 में। किसने किया, कल्याण सिंह रावत ने। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। इस सीरीज में आपका यही फायदा होता है, एक जो आपकी सबसे बेसिक बुक है जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं परीक्षावाणी, वो आपके क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाती है। सारे क्वेश्चन जितने बन सकते हैं सारे आपके कवर हो जाते हैं। और दूसरा, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम यहीं पर कवर कर लेते हैं उसी क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट है हमारा, मिश्रित वन खेती मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया था। देखिए, मिश्रित वन खेती मॉडल यह जगत सिंह चौधरी जंगली के द्वारा विकसित किया गया। कई बार प्रश्न इनके उपनाम को भी लेकर पूछा जा सकता है कि जंगली के नाम से किसे जाना जाता है, जगत सिंह चौधरी। क्यों प्रसिद्ध हैं, तो इन्होंने मिश्रित वन खेती मॉडल को विकसित किया। एक और प्रश्न बनेगा, इनका संबंध किस जनपद से है, तो जगत सिंह चौधरी आपके रुद्रप्रयाग से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, जगत सिंह चौधरी जंगली को आर्यभट्ट सम्मान कब प्राप्त हुआ था। तो इन्हें आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया 2006 में। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किसे वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है, आपको याद रखना है, ठीक है। वृक्ष मानव के नाम से विश्वेश्वर दत्त सकलानी को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, और बहुत बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, राज्य में पौधरोपण नीति कब लागू की गई थी।
उत्तराखंड के अंदर पौधरोपण नीति 6 जून 2006 को लागू की गई थी। ठीक है, हालांकि कहीं कहीं पर परीक्षा वाणी में भी 6 जनवरी 2006 दिया गया है, लेकिन आपको जो पहला आपको रेफरेंस देना है, पहला आपको प्रायोरिटी 6 जून 2006 को ही देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान कहाँ स्थित है। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान आपके श्रीनगर में स्थित है, याद रखना है। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल श्रीनगर में स्थित है उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान। अगला प्रश्न है जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है। जड़ी बूटी शोध व विकास संस्थान आपके गोपेश्वर में है और इसकी स्थापना पूछ ली जाती है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर चमोली में है, स्थापना 1989 में हुई थी। नेक्स्ट है औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान, जिसे हम सीमैप के नाम से जानते हैं, ये आपका कहाँ है। तो सीमैप आपके पंतनगर में स्थित है, उधम सिंह नगर में। चलिए नेक्स्ट है प्रदेश में इको टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था। देखिए, राज्य के अंदर जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको रोजगार देने के लिए, इसके अलावा जो उत्तराखंड के वन हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको लेकर एक फोर्स का गठन किया गया, इको टास्क फोर्स। इसका गठन वर्ष 2008-9 में किया गया। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा राज्य का प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र कौन सा था। राज्य का पहला वन्य जीव संरक्षण केंद्र की अगर हम बात करें तो वो मोतीचूर वन्य जीव अभयारण्य था, जो कि 1935 में बना था। ठीक है, बाद में इसको जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है उसमें मिला दिया गया। तो ये आपको याद रखना है, पहला वन्य जीव संरक्षण केंद्र ये था आपका मोतीचूर वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से जो उत्तराखंड के नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आरक्षित क्षेत्र हैं, तो अगले जो आपके बचे हुए क्वेश्चन हैं 17-18 तक हम देख चुके हैं। अगले जो आपके 32 क्वेश्चन हैं, इन 32 क्वेश्चन में आपके सारे नेशनल पार्क, उनसे जितने क्वेश्चन बनते हैं, जितने आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं वो कवर हो जाएंगी, आरक्षित क्षेत्र कवर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। देखिए, ना सिर्फ भारत का, पूरे एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान था हेली राष्ट्रीय उद्यान, या जिसे हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जब ये बना 1936 में, कब बना था 1936 में, तो इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया, और बाद में 1957 में जब जिम कॉर्बेट की मृत्यु होती है केनिया के अंदर, तो उनके सम्मान में इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया जाता है 1957 में। ठीक है, हालांकि अब इसका वापस नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, भारत का पहला, एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में ये बना था। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को लेकर जो आपके और क्वेश्चन बनते हैं, इसका आपको क्षेत्रफल याद रखना है क्योंकि फेमस है ये। ठीक है, सबसे ज्यादा पर्यटक अगर हम बात करें तो वो यहीं पर आते हैं। इसका क्षेत्रफल है आपका लगभग 520 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इन 520 वर्ग किलोमीटर में से लगभग 312 आपके पौड़ी में है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, और 208 वर्ग किलोमीटर आपका नैनीताल में है। पूछा जाता है जिम कॉर्बेट आपका किन किन जनपदों में फैला है। 2 जनपद है, पौड़ी और नैनीताल। पौड़ी में लगभग 312 वर्ग किलोमीटर है, नैनीताल में लगभग 208 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार कहाँ है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार ढिकाला में है, नैनीताल में पड़ता है, रामनगर के समीप है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पाटली दून किस उद्यान के मध्य में स्थित है। पाटली दून आपके कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था। यानी कि जो भारत का पहला टाइगर रिजर्व था, जहां से टाइगर रिजर्व जो परियोजना थी वो शुरू होती है, वो आपके इसी राष्ट्रीय उद्यान से शुरू होती है। यही भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी बना, और ये बना 1 नवंबर 1973 को। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर 500 मीटर के क्षेत्र को साइलेंस जोन कब घोषित किया गया था? तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के चारों ओर का जो 500 मीटर का क्षेत्र है उसे साइलेंस जोन अप्रैल 2012 में घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कब किया गया? तो इस फोर्स का गठन भी नेशनल पार्क, यह जो है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहां पर किया गया बाघों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, इसका गठन किया गया 2013 में। तो ये आपको याद रखना है। जो इको टास्क फोर्स बनी, वनों के लिए बनी 2008-9 में, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स ये आपके 2013 में बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान आपके उत्तरकाशी में है और 472 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें इस गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की, तो ये आपके 1980 में स्थापित किया गया था। ठीक है, कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में। नेक्स्ट है हमारा उत्तरकाशी स्थित गोविंद वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? देखिए दोनों के नाम एक जैसे हैं, मैंने दोनों को साथ में लिख लिया। यह है गोविंद नेशनल पार्क, यह है गोविंद वन्य जीव अभयारण्य यानी कि गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोनों याद रखने हैं। ये बना 1980 में, ये बना 1955 में। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखने हैं। दोनों आपके अलग अलग हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान है, ये वन्य जीव अभयारण्य है। दोनों की स्थापना याद रखनी है। ये 1980 में बना, ये 1955 में बना। ठीक है, चलिए एक और चीज आपको याद रखनी है। इसका क्षेत्रफल है 472 वर्ग किलोमीटर, इसका क्षेत्रफल है 485 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट है हमारा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन किस राष्ट्रीय उद्यान द्वारा होता है? देखिए गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये आपके उत्तरकाशी में है। अभी हमने देखा इसका जो संचालन होता है यह आपके राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो कि देहरादून में जिसका हेडक्वार्टर है वहां से इसका संचालन किया जाता है। ठीक है, उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपके उत्तरकाशी में है। 1989 में इसकी स्थापना होती है। इसका क्षेत्रफल आपको याद रखना है 2390 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्यों याद रखना है? क्योंकि ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। आपको क्षेत्रफल याद रखना है। ठीक है, चलिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं तो इसका गठन 1982 में होता है। ठीक है, कब बना ये? 1982 में। 1988 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल कर दिया गया। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर और इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपके चमोली के जोशीमठ में स्थित है। पूछा जा सकता है। जो आपकी फूलों की घाटी है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, इन दोनों का गठन 1982 में होता है। दोनों का हेडक्वार्टर आपका जोशीमठ में है और दोनों के दोनों यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। इसे 1988 में शामिल किया, फूलों की घाटी को 2005 में शामिल किया। नेक्स्ट है फूलों की घाटी को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? तो इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया 1982 में, जैसे हमने अभी बात करी, और इसका क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर और ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा हमने देखा उत्तरकाशी में है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अगर आपको पूछेगा तो वो है आपका फूलों की घाटी जो कि 1982 में बनी। ठीक है, 1982 में से राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और इसका क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर। 2005 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है फूलों की घाटी को केदार खंड में क्या कहा गया है? देखिए फूलों की घाटी को केदार खंड में नंदन कानन कहा गया है। ठीक है, केदार खंड आप जानते हैं एक पुराण है हमारे पास स्कंद पुराण। ठीक है, स्कंद पुराण के दो भाग है महत्वपूर्ण, एक है आपका मानस खंड, एक है केदार खंड। केदार खंड यानी कि आज का गढ़वाल, मानस खंड यानी कि आज का कुमाऊं। तो केदार खंड में फूलों की घाटी के लिए नंदन कानन कहा गया है। इसके अलावा कालिदास जी की जो रचना है मेघदूत
उसमें फूलों की घाटी को अलका कहा गया है। तो दोनों आपको याद रखने हैं। फूलों की घाटी की अगर हम खोज की बात करें तो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा, इसकी खोज 1931 में जो फ्रैंक स्माइथ था उसके द्वारा करी गई थी। ठीक है, फ्रैंक स्माइथ ने करी। चलिए नेक्स्ट है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये आपके 1983 में बना और इसका क्षेत्रफल है 820.42 वर्ग किलोमीटर। यानी कि अगर बात करें लगभग 820 वर्ग किलोमीटर आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको इससे याद रखने हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है वैसे, स्थापना, क्षेत्रफल और फैलाव। आपको प्रश्न बनता है इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 3 जनपदों में फैला है, या फिर ऐसा क्वेश्चन बनाएगा कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस जनपद में नहीं फैला है। 3 है, पौड़ी में फैला है, देहरादून में फैला है, हरिद्वार में फैला है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहां है? देहरादून में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी नदी बहती है? फूलों की घाटी के मध्य से आपकी पुष्पावती नदी बहती है। ठीक है, केदार वन्यजीव विहार किस जनपद में स्थित है? केदार वन्यजीव विहार की अगर हम बात करें तो ये आपके चमोली और रुद्रप्रयाग दोनों जनपदों में फैला हुआ है। ठीक है, 1972 में इसकी स्थापना होती है, ये आपको याद रखना है। और इसके अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो 957 इसका कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, लगभग 957। कहीं कहीं पर 967 भी देखने को मिलता है, कहीं पर 957 भी देखने को मिलता है। तो ज़्यादा फर्क नहीं है, आप चाहे इसको माने चाहे इसको माने, आप दोनों ही कंडीशन में जो आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार है ये राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार रहेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? केदारनाथ वन्यजीव विहार। ये आपको याद रखना है, कहाँ है? चमोली और रुद्रप्रयाग दोनों जनपदों में ये फैला है। कब बनाया गया? 1972 में। नेक्स्ट है हमारा, पिथौरागढ़ में आस्कोट वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? आस्कोट वन्यजीव अभयारण्य ये प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको पूछेगा सर्वाधिक कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं, इसी वन्यजीव अभयारण्य में। ये आपके पिथौरागढ़ में है और 1986 में इसे बनाया गया था। सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य किस जनपद में स्थित है? तो सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य आपके पौड़ी गढ़वाल में है और 1987 में इसे बनाया गया था। ठीक है, इसका क्षेत्रफल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं, लगभग 301 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, लेकिन आपको ज्यादा याद रखना है इसकी लोकेशन और इसका स्थापना वर्ष 1987 पौड़ी में है। विंसर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? विंसर वन्यजीव अभयारण्य की अगर मैं बात करूं तो ये आपके अल्मोड़ा में है, 1988 में बनता है और इसका क्षेत्रफल आपका 47 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, मसूरी वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? मसूरी वन्यजीव विहार आपके देहरादून जनपद में है, 1993 में ये बना। इसका क्षेत्रफल लगभग 11 वर्ग किलोमीटर के करीब है और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। सबसे बड़ा हमने देखा केदारनाथ वन्यजीव विहार, सबसे छोटे की बात करें तो मसूरी वन्यजीव विहार ये सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तराखंड की। कितना क्षेत्रफल है? तो 11 वर्ग किलोमीटर से भी थोड़ा सा कम है। चलिए नेक्स्ट है, नंदौर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? ये सबसे नया वन्यजीव अभयारण्य है उत्तराखंड का। इसकी स्थापना 2012 में हुई। इसका कुछ हिस्सा आपके नैनीताल में पड़ता है, कुछ हिस्सा इसका उधम सिंह नगर में पड़ता है। ठीक है, तो दोनों जनपदों में फैला है। 2012 में ये बना था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 270 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है हमारा, देहरादून में आसन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब की गई? तो देखिए, जो आसन बैराज है देहरादून के अंदर, वहां पे संरक्षण आरक्षित क्षेत्र ये बनाया गया 2005 में। ठीक है, अगर बात करता कि जो आसन बैराज है उसे कब बनाया गया, तो आसन बैराज का गठन 1967 में होता है। ठीक है, और यहाँ पर संरक्षण आरक्षित क्षेत्र ये 2005 में बनता है। और आप जानते हैं अब आरक्षणी जो ये आपका आसन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है, इसे रामसर साइट भी घोषित किया जा चुका है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कब बना ये संरक्षित आरक्षित क्षेत्र? 2005 में। आसन बैराज कब बना? 1967 में।
नेक्स्ट है हमारा बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध झिलमिल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है। झिलमिल आरक्षित क्षेत्र ये आपके हरिद्वार में है और 2005 में ये बना था। पमालगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो पमालगढ़ वाला आपका नैनीताल में है, 2012 में ये बना था। नेक्स्ट है पक्षियों के संरक्षण हेतु नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना कहाँ की गई है, तो पक्षियों के संरक्षण के लिए नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन ये आपके नैनीताल में है और 2015 में इसे बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, पेपर में प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट है जीबी पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है। जीबी पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान आपके नैनीताल में है और इसकी स्थापना 1995 में होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है। चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में फैले नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कब की गई। जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है इसे 1988 में बनाया गया था। इसी के अंदर आपके दोनों राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, चाहे वो फूलों की घाटी हो या फिर आपका नंदा देवी नेशनल पार्क हो, वो दोनों इसी के अंदर शामिल हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राज्य वन्य जीव बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्य वन्य जीव बोर्ड जो होता है इसके पदेन अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में राज्य वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी। चलिए नेक्स्ट है टाइगर वॉच योजना कब शुरू की गई थी। टाइगर वॉच योजना की शुरुआत 1991-92 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है, आपको वर्ष पेपर में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है स्नो लेपर्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो स्नो लेपर्ड योजना इसकी शुरुआत 90-91 में की गई। तो स्नो लेपर्ड योजना 1991 में, टाइगर वॉच योजना 1991-92 में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा किससे बनाया जाता है, तो मोष्टा आपके रिंगाल से बनाया जाता है और ये क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा राज्य में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो राज्य के अंदर सबसे ज्यादा जैव विविधता आपकी फूलों की घाटी में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस व्यक्ति के नाम पर है। देखिए जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है इसमें ये जो राजाजी लगा है यह किस व्यक्ति के नाम पर है, ये पूछा गया है पेपर के अंदर। ठीक है। तो ये कहा गया है जो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर इसका नाम क्या है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज का आज हमने 13वां भाग यहाँ पर देखा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो चैनल पे अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही जो आपके एग्जाम के लिए अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। काफ़ी सारी जो हमारी सीरीज़ हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, चाहे वो अजय रावत जी की सीरीज़ हो, परीक्षावाणी की सीरीज़ हो, बलूदी जी की सीरीज़ हो, आप वो सारी सीरीज़ हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ में आप जो हमारे मॉक टेस्ट हैं उनको दे सकते हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन पेपर हैं उनका सॉल्यूशन वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें आपको सारा डिटेल के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ सारे जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।